पहला ही टॉपिक है इसमें भारत की स्थिति व उसके लाभ। उसी में फिर आगे भारत में मानसून तंत्र है, भारत में अफवाह तंत्र नदी से संबंधित है। उसी से जुड़ा हुआ पाठ भारत में कृषि और उद्योग की बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं। ये टॉपिक्स भारत के भूगोल से संदर्भित हैं। तो अपन शुरुआत में सबसे पहला जो हेडिंग है वही आप नाम लिखें, भारत की स्थिति एवं इसके लाभ। लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज, इस नाम से अपना टॉपिक दे रखा है। हर बार सामान्यतः 2 प्रश्न आते हैं इस वाले भाग से, कभी कभी 1 प्रश्न भी आया है आपके पेपर में। और जहां 2 प्रश्न में एक तो पड़ोसी देशों से संदर्भित पूछने की प्रवृत्ति रही है, एक कोई अक्षांश देशांतर से पूछने की बात रही है। तो भारत की वैश्विक दृष्टि में कहाँ तो स्थिति है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में किन अक्षांश देशांतरों में है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, साथ में भारत के कौन सा क्षेत्र है जो समुद्र से लगता है। आज देखें तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कौन कौन से राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कौन से ऐसे हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि अंतःस्थलीय हैं, जो न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी समुद्री भाग से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे भाग भी हैं, और इनका अक्षांशीय देशांतर के आधार पर जब देखें तो क्या इनका विस्तार है। तो अपन शुरुआत से बेसिक जानकारी से प्रारंभ करते हैं। एक बार तो मैं आपको वैश्विक दृष्टि की बात करता हूं। ये पृथ्वी जो है कंप्लीट, जो पूरा एक ग्लोब के रूप में है, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, या इसको नाम देते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और यदि आपका विषय SST है तो वहां अक्षांश देशांतर की बातें बहुत डिटेल से और सेपरेट रूप में भी होंगी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग है वो दक्षिण। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। फिर इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि बीचों बीच एक लाइन है जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, और इसी का ही नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा आप सब ने पढ़े हुए हैं, सबको महाद्वीप का टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है किसी ने अफ्रीका नहीं पढ़ा होगा तो उसने जानकारी जरूर रह गई होगी। बल्कि आपको ध्यान है तो ग्रीनविच रेखा लंदन से, अफ्रीका से, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। और इस ग्रीनविच रेखा से जिस तरफ दायां हाथ है उधर का भाग है पूर्वी गोलार्ध, और जिस तरफ अपन का बायां हाथ है उस तरफ का भाग है पश्चिमी गोलार्ध। इसका तात्पर्य पृथ्वी 4 गोलार्ध में डिवाइडेशन है, विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी, और ग्रीनविच रेखा से पूर्वी और पश्चिमी। भारत यहां है। किस गोलार्ध में हुआ? विषुवत रेखा के सापेक्षिक रूप में उत्तरी, इसका मतलब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांश तो कौन से होंगे? उत्तरी। और ग्रीनविच रेखा से देखें तो किधर है? पूर्व में। इसका मतलब देशांतरीय दृष्टि से किस तरफ हुआ? पूर्वी। और ग्रीनविच रेखा से भारत किस तरफ है? पूर्व। और भारत से ग्रीनविच रेखा, भारत से ग्रीनविच रेखा किस तरफ है? पश्चिम में।
विश्व में समय का जो निर्धारण है, समय का निर्धारण इस लाइन से किया जाता है, ग्रीनविच से। पूरे विश्व में जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, उसके आधार पर पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। और इसी रेखा के आधार पर भारत का भी मानक समय निर्धारित है। आगे जब अपन आएंगे तो चर्चा होगी। अब ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, तो वो क्यों है? वो ग्रीनविच रेखा के सापेक्षिक रूप में है। इसका मतलब भारत गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि भारत किस गोलार्ध में है? भारत वैश्विक दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा से उत्तर में है और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है। इसका मतलब भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांशों में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतरों में। एक ऐसा छोटा सा चित्र बना लें, फिर अपन इसमें बात लिखना शुरू करेंगे। एक जानकारी और बेसिक आप समझ लें एक बार। भारत का भूगोल जो पार्ट है, ये आपके किसी न किसी हर एग्जाम में आता है और इसमें बहुत बड़ा कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कोई राज्य से हो सकता है, कोई नया राज्य बन गया, कोई केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये एक तथ्यात्मक दृष्टि है। बाकी जो भारत की जो बेसिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको अच्छे ढंग से समझें और अच्छे ढंग से पढ़ें। जहां भी आपके एग्जाम आगे भी आएंगे तो वहां भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और आपकी यात्रा केवल सेकंड ग्रेड तक तो रुकने वाली नहीं है, आपकी यात्रा आगे भी जाएगी, ग्रेड फर्स्ट में भी जाएगी। आप आरएएस का भी एग्जाम देंगे, आईएएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आगे एग्जाम दे सकते हैं। और जहां कहीं भी भारत के भूगोल से संदर्भित बात आएगी तो शुरुआत यहीं से होगी। और खास बात यह है कि ये भारत का भूगोल यदि विषय है तो ये भारत की स्थिति व इसके लाभ टॉपिक है या नहीं है, तब भी इसको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर आगे की जानकारियां समझ में नहीं आती हैं। बना लिया? तो अब लिखिए इसमें एक लाइन, शुरुआत करते हैं। वैश्विक दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। वैश्विक दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी पूरे विश्व के सापेक्षिक रूप में जब देखते हैं तो भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। नेक्स्ट अगली लाइन में जानकारी लिखना। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी है, फैक्चुअल पार्ट भी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और खास बात ये ध्यान रखें, ये जो क्षेत्रफल है, ये अपन कहें भारत का जो भाग
कुछ जो पाकिस्तान वाले कब्जे में है या चीन वाले कब्जे में है, वो समस्त इसमें सम्मिलित है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। संक्षिप्त में ऐसा भी लिख सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की, आगे इसमें लिखना, जो विश्व की कुल भूभाग का 2.42% भाग है। दो 2.4 भी लिख सकता है, और उससे आगे और भी फिगर जाता है तो 2.42% भाग है। इसका तात्पर्य कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से वैश्विक भाग का जो अपन के 2.5% से भी कम है, 2.5% से भी कम है। कुल भूभाग का 2.42% भाग है। आगे लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका तात्पर्य 6 देश भारत से बड़े हैं। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? जो 6 देशों में से कोई 3 देशों का नाम रख दे और एक ऐसा रख दे जो भारत से छोटा हो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अब जो 6 देश बड़े हैं उसमें आप देखते हैं कि एक सबसे बड़ा देश रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये देश बड़े हैं और उसके बाद अपना देश आता है भारत। तो इन देशों के अलावा, 3 के अलावा किसी और का नाम लिखता है, जैसे अपन कहीं 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, जो भारत से छोटा है। फिर आप देखें तो कजाकिस्तान है, फिर आप देखें तो अल्जीरिया है जो अफ्रीका का। तो ये अल्जीरिया है, कजाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, ये भारत से कम क्षेत्रफल वाला है। तो ब्रैकेट में लिख दें चाहे जो बड़े हैं, कहीं ऐसा ध्यान रहे, ब्रैकेट में लिख दें जो 6 देश हैं। रूस, पहले ये सोवियत संघ होता था और सोवियत संघ का विभाजन हुआ और उसमें से अब भी एक जो देश है जो रूस, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा है। रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत से बड़े, भारत से बड़े देश किसमें? क्षेत्रफल में। ध्यान रखना, कभी जनसंख्या की बात करें। भारत में बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में तो भारत दूसरे के बाद लिखने नहीं देगा नाम, पहला, और उसको भी कुछ दिनों के लिए मोहलत दे रखी है। चीन को भी पता चल रहा है कि हो सकता है आगामी दिनों में पहले नंबर पे भारत ही रहेगा। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं और 7वें नंबर पे भारत आता है। जनसंख्या की अपन यहाँ बात भी नहीं करेंगे क्योंकि जनसंख्या अपने सेपरेट टॉपिक भी है उस वाले पार्ट में। लिख लिया?
नेक्स्ट लिखे आगे इसी में, वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुआ है और राज्य में भी। हालांकि 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन अब वो 29वां नहीं है। एक राज्य जो जम्मू कश्मीर है उसके 2 पार्ट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो इसमें ध्यान रखना, लिखना 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गया था। 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, यूटी, संक्षिप्त में इसको यूटी लिखा जाता है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में बांटा गया। यूनियन टेरिटरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इसमें एक तो कौन सा था? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर व जम्मू दोनों हैं। शीत ऋतु के समय जम्मू में कार्य करती है, ग्रीष्म ऋतु के समय श्रीनगर में कार्य करती है। और दूसरा जो आपके एक लद्दाख, और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह। लेह को इसकी राजधानी के रूप में बना दिया। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दर्जा समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, किस रूप में कर दिया, ये राजनीतिक विज्ञान वाले पार्ट में आप देखते होंगे। ठीक, कौन सा अमेंडमेंट आया है, क्या संविधान संशोधन हुआ है, किस रूप में। लेकिन इसके साथ ही 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया। पहले कितने थे? 7, और 2 ये हो गई 9। फिर देखा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली, दमन और दीव, उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो नेक्स्ट लिखें आगे, छब्बीस जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नागर हवेली व दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों को
मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी दमन रखी गई। पहले दादर नागर हवेली की राजधानी तो सिलवासा और दमन और दीव की दमन। अब दादर नागर हवेली और दमन दीव सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और राजधानी क्या रख दी? दमन रख दी। इसका मतलब 7 तो पहले थे, 2 ये बन गए 31 अक्टूबर को, 7 और 2 9, फिर अपन के 2 को मिला के 1 कर दिया तो कितने बच गए? 8। तो अपन ने क्या लिखा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज यदि आपसे पूछा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट एक जानकारी लिखना, भारत में सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत में जो सबसे नया राज्य का जिसका गठन हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना, और तेलंगाना बना किससे है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। हालांकि जब ये बना उस समय तो ये कौन सा राज्य था? 29वां राज्य था जिस समय बना। लेकिन आपने देखा 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया, इसलिए 29 की जगह कितने बच गए? 28। ठीक है, तो ध्यान रखना उस समय भारत का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं। ये ध्यान रखना। जिस समय गठन हुआ उस समय तो ये 29वें क्रम में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाने से और 28 राज्य रह गए। ये तो बातें थी अपनी एक सामान्य तथ्यात्मक जानकारी। वैश्विक दृष्टि से 7वां स्थान है, कुल क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में अपन ने बात की है। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन पहले बात करते हैं अक्षांश देशांतर की स्थिति, और फिर अपन बात करेंगे आगे पड़ोसी देशों के संदर्भ में राज्यों के बारे में। पैरा चेंज करके लिखना, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय, पहले अक्षांशीय डाल दें, अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार
डालिए हेडिंग। देखिए कुछ जानकारियां इसकी मैप में बनाएंगे और एक मैप बनाएं, उस मैप में जानकारियों को देखेंगे। ये गुजरात वाले पार्ट से आपके सामने बनाना शुरू किया है। इससे जाओ ऊपर देखेंगे आप तो ये राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, फिर देखेंगे तो ये लद्दाख वाला पार्ट है, उत्तराखंड है, फिर ये नेपाल का पार्ट है, सिक्किम है, नॉर्थ टाइप में भूटान, फिर ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, मिजोरम त्रिपुरा वाला भाग है। जब भी मानचित्र को बनाएं तो ये ध्यान रखना सापेक्षिक दृष्टि से और ये दक्षिण वाला भाग है। इस तरीके की एक आउटलाइन बनाएं। क्या करें हैं? यहां जो देश देखेंगे ये नेपाल है, यहां जो देश है जिसका नाम भूटान है। इससे अपने को पड़ोसी देशों के संदर्भित रूप में जानकारियां पता चलेगी। और जब यहां देखेंगे आप तो ये एक डॉट डॉट लाइन है और ये लाइन कर्क रेखा है। जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के बीचों बीच जिसको अपन कर्क रेखा नाम दिया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये भारत की मुख्य भूमि है। इससे नीचे आप देखेंगे तो द्वीप समूह है। इस तरफ वाला भाग है ये अरब सागर है। इस अरब सागर में जो ये द्वीप समूह है इनका नाम है लक्षद्वीप। और इस तरफ वाले भाग में जब आप देखेंगे तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार। द्वीप समूह। और इधर देखेंगे तो ये जो खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी, ये इधर अरब सागर का पार्ट है। ये एक बेसिक जानकारी के रूप में है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का पार्ट है। विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आते हैं जो उत्तरी अक्षांश के रूप में होते हैं। बना लिया?
बन गया। चलिए तब देखिए, शुरुआत जो अपन कहते हैं विषुवत रेखा से जो ऊपर की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4, और ये जब आप देखेंगे तो ये एक द्वीप है जिसका नाम है बड़ा निकोबार, सबसे नीचे वाला द्वीप। दक्षिण से चलेंगे तो पहले ये भाग आएगा, फिर ये भाग शुरू होगा। तो ये तो है द्वीप समूह, ये भारत की मेनलैंड मुख्य भूमि है। तो जो पार्ट यहां आपके सामने सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस वाले पार्ट को मैं अलग से बना दूंगा बाद में। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। 6 को लिखा, एक छोटी बिंदी बनाई जिसका तात्पर्य डिग्री। 45 के आगे ऊपर एक लाइन खींचिए जिसका मतलब है मिनट, और यदि 2 लाइन आ जाएंगी तो सेकंड। तो अपने जो फर्स्ट पेपर के अंदर आप देखेंगे तो 6 डिग्री और 45 मिनट जहां अपन कहीं उत्तरी अक्षांश है वहां से शुरुआत होती है। और इस द्वीप का नाम है बड़ा निकोबार। क्या नाम है इसका? बड़ा कहें या इंग्लिश में लिखिएगा ग्रेटर निकोबार। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है बड़ा या ग्रेटर निकोबार, और उसी का सबसे दक्षिण वाला भाग है जिसको पहले इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे, जिसको पैगमेलियन पॉइंट नाम दिया गया है, लेकिन अब वो जलमग्न हो गया, डूब गया। तो अब ये कहा जाता है भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो क्या है? बड़ा निकोबार या ग्रेटर निकोबार का दक्षिणी भाग, और वो कितने डिग्री है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर उसके बाद 7 डिग्री, फिर 8 डिग्री, और फिर यहां जब आप देखेंगे तो यहां एक स्थान है जिसका नाम है कन्याकुमारी, और यहां का जो मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहले विषुवत रेखा से चलते हैं, वो आता है, फिर धीरे धीरे अपन कहीं 7 डिग्री आया, फिर 8 डिग्री आया, और 8 डिग्री 4 मिनट पे किसकी शुरुआत होगी? कन्याकुमारी। 9 10 11 12 इस तरीके से डिग्री बढ़ते गए तो पता चला कि ये कर्क रेखा, ये कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपने लिख दिया कर्क रेखा। और जब महाद्वीपों की शुरुआत की थी सभी बैचेज में, तो मैंने शुरुआत में कटिबंध की चर्चा की थी। विषुवत रेखा से कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग है उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से ऊपर का भाग और मकर रेखा से दक्षिण का भाग, जिसको अपन नाम देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो यही कर्क रेखा भारत को 2 पार्ट में बांटती है, नीचे का भाग उष्ण कटिबंध, ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध के भी अलग अलग पार्ट हैं। उष्ण के समीप का भाग है जिसको उपोष्ण भी कहा जाता है, और ये उपोष्ण वाले भाग को कोष्ण शीतोष्ण भी नाम दिया जाता है। बल्कि बड़े तौर पे देखा जाए तो ये उष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक, आगे लिखेंगे अपन। फिर आप देखिए 23.5 के बाद फिर 24 25, और ये लास्ट में अपन देखें ये लद्दाख, और इस वाले बिंदु पे जब देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस स्थान का नाम है इंद्राकोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये वाला जो पार्ट था, इसको नाम लिखते थे इंदिरा पॉइंट, जो अपन बाद में लिखेंगे कि ये जलमग्न हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और भारत का उत्तरतम वाला बिंदु जिसका नाम क्या लिखा?
इंद्राकोल। लेकिन इंद्राकोल है पहले जम्मू कश्मीर में था और अब किस में है, लद्दाख में है। ये ध्यान रखना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का पार्ट है। लद्दाख में है। तो देखिए, भारत में अक्षांशीय दृष्टि से जब आप बात करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिण वाला अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और सबसे उत्तर का 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, ये तो संपूर्ण भारत की बात करता है। और यदि कहता है कि भारत की मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल नहीं होते। तो मुख्य भूमि की शुरुआत कहाँ होती है, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से और 37 डिग्री 6। जैसा विकल्प आए वैसा ही आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना है। कई बार तो ऐसा आता है, न तो वो ये कहता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार और न भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। तो आपको देखना है कि विकल्प क्या दिए गए हैं, उसके अनुसार ही अपना आंसर निर्धारित होगा। तो अब लिखना है इसमें आप इसकी जानकारी, मैप में और जानकारी नहीं लिखें, और जहां ये लिखा है ना भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसमें जानकारी लिखें। फिर अपन इस पे वापस आएंगे चित्र पर। चित्र में और कुछ भी नहीं लिखे, लिखना भारत, संपूर्ण भारत, ऐसा लिखना, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश करके लिखना 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। छह डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब लिखें इसका अंतराल कितना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतराल कितना है। अंतराल दोनों का अंतर, और अंतराल कितना है 37 डिग्री 6 मिनट में से कितने घटा दें, 6 डिग्री 45 मिनट को घटा दें। पहले एक बार देख ले घटाने के लिए क्या तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं हो। ये ध्यान रखना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये 60 के गुणज में है, ये ध्यान रखना है। आपने देखा ये 6 मिनट, ये 45 मिनट, 6 में से 45 मिनट नहीं घट सकते। इधर से अपने 1 डिग्री ली, 37 में से 1 डिग्री ली तो कितने बचे, यहां तो डिग्री बच गई 36, और इसमें से 1 डिग्री इधर ले गई, और 1 डिग्री में मिनट कितनी 60, तो इधर से 1 ले गए तो ये 60 मिनट। 60 मिनट ये हैं, 6 मिनट ये हैं, कितने हो गए 66 मिनट। अब 66 मिनट में से 45 मिनट को घटाया जा सकता है, कितने बचे 21 मिनट। ठीक, अब आपने देखा यहां डिग्री कितनी है, अब 36, क्योंकि 1 डिग्री उधर ले गए, 36 में से 6 गए तो 30। इसका मतलब भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय जो अंतराल है वो कितना है 30 डिग्री और 21 मिनट।
ये मिनट 21 क्यों आए, डिग्री 30 क्यों आई है? यदि कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूज है तो यही पूछें इसी वाले पार्ट पे ही। जब भी आपको ध्यान रखना है, मिनट को मिनट में से घटाना है, सेकंड को सेकंड में से घटाना है, डिग्री को डिग्री में से घटाना है। इधर 37 डिग्री थे, इधर 6 मिनट थे, 6 में से 45 घट नहीं सकते, इधर से 1 डिग्री ली, इधर 36 बच गए, 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 और 6 66, 66 में से 45 गई तो 21 मिनट, और इधर 36 डिग्री और उसमें से 6 गए तो 30। इसका मतलब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतराल 30 डिग्री और 21 मिनट। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, लिख लिया तो इतना। तो अब चलिए, आप जो अब संपूर्ण भारत लिखा है, अब भारत की मुख्य भूमिका। अब लिखना भारत की मुख्य भूमिका, मेनलैंड, मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार, मेनलैंड। मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अक्षांश देशांतर, उत्तर वाला स्थान, दक्षिण वाला स्थान, पूर्व व पश्चिम वाला स्थान, इन दोनों में से अमूमन एक प्रश्न आया है। मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार, और मुख्य की शुरुआत कहां से हुई? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो लिखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका मतलब उत्तरी वाला जो पार्ट है, सबसे उत्तर वाला भाग, लद्दाख में जो इंदिरा कोल वाला भाग है, वहां तक आप देखते हैं तो उसमें अपन का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इस वाले भाग में परिवर्तन हुआ, जो 6 डिग्री 45 लिखा था, अब 8 डिग्री 4। अब लिखना भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय अंतराल। और अंतराल कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट में से क्या घटा दें? 8 डिग्री 4 मिनट। छह मिनट में से 4 मिनट गए तो 2 मिनट, और 37 में से 8 गए तो 29 डिग्री। इसका मतलब 29 डिग्री और 2 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाए तो 29 डिग्री 2 मिनट। अब देखिए, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल तो ये है, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतराल ये है। ये 30 डिग्री से ज्यादा है, ये 30 डिग्री से कम है। तो एक सर्वमान्य कथन कहा जाता है, भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री। क्या कहा जाता है? ये 30 से ज्यादा है, ये 30 से कुछ कम है। तो अब नीचे एक लाइन नोट करके लिखें, दोनों के संदर्भ में है, नोट करके लिखना। भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग, भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। लगभग 30 डिग्री है।
लिख लिया। ये तो अपने अक्षांश की बात की। प्रश्न पूछे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। यदि पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब अपन का कौन सा है? बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग, जो पहले क्या नाम देते थे? और भारत का उत्तरतम स्थान इंद्राकोल। प्रश्न पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, हाँ ये ध्यान रखें, अभी आगे लिखेंगे इसकी जानकारियों को। अब लिखे देशांतरीय। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। और देखिए इस तरफ वाले भाग में, यहाँ गुजरात के अंदर एक स्थान है गौर माता, और यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस स्थान का नाम है गौर माता। गौर माता भी लिख देता है, गौर माता स्थान है जो आप देखिए गुजरात वाले पार्ट में है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्व वाला स्थान है, इसका अपन का मान है जो आप कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ एक स्थान है किवीथू। भारत के उत्तर में इंद्राकोल, भारत के दक्षिण में मुख्य भूमि में कन्याकुमारी और दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट, भारत के पूर्व में किवीथू और पश्चिम में गुजरात वाले भाग में गौर माता। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। लिख लिया मैप में। तो अब यहां लिखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो अपने का देशांतरीय विस्तार हुआ। अब भारत का देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा दें। 25 में से 7 मिनट गए तो कितने बच गए? 18 मिनट। और 97 में से 68 गए तो 29 डिग्री। 29 डिग्री और 18 मिनट। उनतीस डिग्री 18 मिनट। और एक जगह नोट करके अपने लाइन लिखी कि भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। तो ये भी आप देखें तो 30 से तो कम है और 29 से, और ऐसा कहा जाता है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय दोनों अंतराल ही लगभग 30-30 डिग्री हैं। क्या लिखा जाता है? लगभग 30-30 डिग्री है।
अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री और देशांतरीय भी लगभग 30 डिग्री। एग्जैक्ट कितना है वो तो ये है, लेकिन लगभग कितना है 30। लिख देना नीचे, भारत का देशांतरीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। देशांतरीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। देशांतरीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। लिख लिया। एक प्रश्न सुने और देखिए कितना समझे हैं आप। भारत का देशांतरीय अंतराल कितना है? ऑप्शन तो लिखने दें, वहां तो विकल्प से तय होगा ना। तो फिर समझ लें एक बार प्रश्न, भारत का देशांतरीय अंतराल कितना है? देखिए आपके सामने, ए 28 डिग्री, बी 29 डिग्री, सी 31 डिग्री, डी 26 डिग्री। दिए गए विकल्प में आपने क्या चुना? जबकि अपन ने अभी आपके सामने लिखा कि लगभग 30 है, लेकिन 30 विकल्प में ही नहीं है। और ये प्रश्न पिछली बार जो एचएम का एग्जाम हुआ, हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ आरपीएससी ने, तो उसमें 30 विकल्प ही नहीं दिया। और 30 विकल्प नहीं दिया तो आपको ये ध्यान था कि 29 डिग्री 18 मिनट है, तो ये लगभग किसके आसपास है? 29 के पास है। 31 तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए इसका आंसर फिर क्या बना? बी। तो आप ये भी ध्यान रखना है, आरपीएससी द्वारा दिए गए प्रश्न में जो विकल्प हैं उनमें सबसे उपयुक्त कौन सा है। कहीं ऐसा देखें कि अपन ने पढ़ा था और वहां लिखा था कि लगभग 30 और 30 इसमें विकल्प ही नहीं है, और नाराज होके बैठ जाए मैं तो नहीं करूंगा, हैं? 30 तो दे नहीं रहे हैं। अब वहां तो अपने को जो है उसी से काम चला लें, 30 नहीं 29 चला लें, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, और ये जब आपके पेपर भी होगा जब टेस्ट के रूप में, तो उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे, तो उनमें ध्यान रखना है क्या विकल्प हो सकता है। हाँ 30 दे दे, फिर 30 करें आंसर। नहीं लगभग है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। मैडम ने प्रश्न कहा है कि यदि 29 भी दे दे और ये मैंने आपके सामने 30 भी कर दिया, दोनों विकल्प हो गए, अब क्या करें? अब अपन 30 ही करें। क्यों? भारत का जो अपन कहें लगभग अपनी जो पुस्तक में, जो अपन कहें प्रमाणिक जो पुस्तक है उसमें यही लिख रखा है, तो अपने पास यही विकल्प है। जब ये मिल रहा है तो पहला विकल्प यही है। ये नहीं होता तब अपन 29 पे आते, ठीक। अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पुस्तक में लिखा हुआ है, भारत सरकार की पुस्तक में लिखा हुआ है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल लगभग दोनों 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन जब 30 विकल्प नहीं मिल रहा, फिर अपन दिए गए विकल्प में से क्या सही हो सकता है? अब देखिए आप, एक जानकारी और इससे आगे शुरुआत होती है। अब पूरी पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर हैं। टोटल देशांतर कितने हैं? एक वृत्त में अपन के 360 डिग्री बनते हैं। पृथ्वी ऐसे ही है, और पृथ्वी अपन कहें अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो जो 360 डिग्री हैं, जैसे मैं आपके सामने कहूं, जो 360 डिग्री कितने घंटे में चक्कर लगाते हैं? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी धुरी पे, और इसी के आधार पर 24 घंटे को मिनट बनाएंगे, तो किससे गुना कर देंगे? तो क्या बन जाएंगी? मिनट बन जाएंगी। और इन मिनट को जब आप 360 डिग्री से जब भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट।
हालांकि जिनका एसएसटी है तो वो वहां पढ़ेंगे, उनके लिए तो ये डिटेल से बात है, लेकिन आपके लिए इस चक्कर में ज्यादा उलझना नहीं है। बाकी के जो विषय हैं, कोई संस्कृत से हैं, कोई साइंस से हैं, या कोई हिंदी से है, वो तो इतना ही है। 1 डिग्री बराबर कितना समय है, कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो आप ये माने कि पृथ्वी पश्चिम से जब पूर्व की तरफ घूमती है तो जब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। अब भारत का जो अपन कहें देशांतरीय जो अंतराल है वो लगभग कितना, 30। तो 1 डिग्री बराबर 4, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुना 4, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। इसका तात्पर्य अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इस वाले भाग में जो समय का अंतर है वो कितना है, 2 घंटे का अंतर है। 120 मिनट का है या फिर अपन कहें लगभग। लेकिन जब एग्जैक्ट की बात करेंगे 29 डिग्री 18 मिनट, तो जिसको अपन कहते हैं 29 गुना 4 कितना हुआ, 116 मिनट। 116 मिनट ये अपन कहें क्या है, मिनट, तो इसको सेकंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 18 चौक 72, 72 सेकंड में कितने मिनट हुए, 1 मिनट। तो 116 और 1 मिनट 12 सेकंड कितने हुए, 117 मिनट। और ये तो एग्जैक्ट है, ठीक है। लेकिन अपना तो आप ये ध्यान रखें कि भारत में जो समय अंतराल है वो लगभग कितना है, 2 घंटे। सूर्य उदय पहले कहां होगा, पूर्व में। तो सूर्य की पहली किरण तो कहां आएगी, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का भाग ये घूमता हुआ आएगा, वैसे वैसे इस भाग पर सूर्य उदय होता आएगा। यदि मैं कहूं कि यहां इस वाले पार्ट में जो अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में प्रातः के 10 AM कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। तो यहां कितने बजेंगे हैं, 8-12 हैं, हैं भाई। घंटे तो 2 हैं, या तो 10 में से 2 घट सकते हैं या इसमें 2 प्लस हो सकते हैं, 2 ही चीज है, ये तो है। लेकिन ये देखो, ये 8 बजेंगे, 12 बजेंगे, 8 बजेंगे, 12 भी बता रहे हैं। मान लेते ज्यादा 8 वाले हैं भाई। ये भाई यहां सूर्य जो उदय हुआ वो समय यहां आना अभी शेष है। यहां जो 10 बजे तो यहां 10 बजना अभी क्या है, बाकी है। ये पृथ्वी ऐसी नहीं है सीधी, ये गोल रूप में। तो ये जो पार्ट 10 बज रहे ना, ये धीरे धीरे घूमती घूमती 2 घंटे बाद जब ये स्थान पहुंचेगा तब कितने बजेंगे, 10। इसका तात्पर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं भारत में, तो समय क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन ये जो समय है, ये जो लाइन में आपके सामने खींचा 0, इसका नाम है ग्रीनविच। ये क्या है, इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो समय बढ़ता है। तो मैंने कहा जैसे 8, फिर 9 बजे, फिर यहां 10 बजे। लेकिन अपन के ये तो अंतराल वास्तविक है, लेकिन इसको माना नहीं गया। क्या माना गया कि इन दोनों का बीच क्या है। ये इतना लिखा हुआ है क्या आपने, 120 मिनट 2 घंटे, नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो इसको लिख लें एक बार पहले, फिर अपन उस वाली बात पे आते हैं। 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। 24 घंटे को 60 मिनट से गुना कर सकते हैं। जो आप गुना करेंगे तो उसमें पता चलेगा 1440 मिनट बनते हैं। और उसमें इसका भाग देंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय आ जाएगा।
ये 24 घंटे लिखे हैं ना, इसको ऐसा लिख देना आगे 24 गुना 60, तो फिर ये क्या बन गए? मिनट। 24 घंटे को 60 से गुना कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। तो ये ध्यान रखना, इसको लिख देना। आगे अपन लिखवाएंगे कि भारत में पूर्व से पश्चिम तक जो समय अंतराल है वो लगभग 2 घंटे का है। लिख लिया? भारत का देशांतरीय अंतराल लगभग 30 डिग्री, ये लाइन भी लिख लीजिए। ठीक है। देखिए अब आपके सामने कहा अब 2 घंटे का अंतर है, तो समय कहाँ का माने? गुजरात का माने, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, यूपी का भी क्यों माने? ये कहा कि भाई इधर गुजरात की बात, इधर अरुणाचल प्रदेश की, कहा कि दोनों के बीच की बात रख लेते हैं। कई बार विवाद हो जाता है ना, तो दोनों के बीच का ही फैसला हो पाता है। तो कहा कि दोनों का बीच वाला भाग क्या है? तो यहां अपने शुरुआत की कितने डिग्री से? 68 डिग्री। और यहां अपन के डिग्री में कितना है? इन दोनों का बीच। तो इन दोनों को जोड़ लें और 2 का भाग दे दें। ये लो, डिग्री डिग्री की बात है, तो कितना हुआ? 165 डिग्री। इसका बीच कर लें, 2 का भाग दिया, कितना आया? तो कहा अब इन दोनों स्थानों का जो बीच का स्थान है वो 82.5 डिग्री है, और उस पर हम सभी सहमत हैं। इसलिए भारत का मानक समय देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए अपने का 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7.5 डिग्री बराबर कितना? 7 डिग्री, 7 चौक 28, आधा डिग्री में 2 मिनट, तो कितना? 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंतराल के आधार पे समय को आगे पीछे कर सकते हैं मानक के रूप में। तो देखा कि 82.5 जो मध्य है, और उसी को क्या मान लिया? मानक समय देशांतर, जो लगभग इस वाले भाग से है। और ये कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये वाली लाइन, ये भारत का मानक समय है। और जब ये 82.5 देखेंगे तो यहाँ जो आपने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है, फिर थोड़ा सा भाग आप देखेंगे इसमें एमपी का लगता है, मध्य प्रदेश का, और फिर आप देखें तो ये तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जो लंबे रूप में छत्तीसगढ़ है। फिर आप देखेंगे तो उड़ीसा है, और लास्ट वाला भाग है ये आंध्र प्रदेश है। इसका मतलब भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं तो कितने राज्यों से गुजरता है? 5। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। हालांकि मैं आपको बता दूं ये सारी रेखाएं सब काल्पनिक हैं, कोई भी पृथ्वी पर वास्तविक नहीं है। आगे लिखवाएंगे कि ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। और अब अपनी जो घड़ी के अंदर जो समय है वो अपन के कहाँ का है? 82.5। जैसे अपन ने देखा घड़ी में 8 बजकर और आप देखें
17 हो रही है, तो ये 8:17 जयपुर का समय नहीं है, ये कहाँ का समय है? 82.5 डिग्री का है। और 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान माना है नैनी। नैनी उत्तर प्रदेश में नैनी स्थान है, मूल रूप से नैनी है। बाकी जो अपन के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर और मिर्जापुर में नैनी स्थान, तो सही मायने में उत्तर प्रदेश का नैनी स्थान है। यहाँ अपन के जो नैनी वेधशाला भी है, और यहीं से अपन ने कहा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय का निर्धारण है। अन्यथा यदि आप देखें तो ये जो पार्ट था, इससे इधर 1 घंटा बढ़ेगा, इससे इधर 1 घंटा घटता है। अब भी अपन कहीं भारत के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना अंतर है? 1 घंटे का अंतर है, इस मानक देशांतर के आधार पर भी एक्चुअल में। अन्यथा यदि अपन ये मानते कि ये यहां 10 बज रहे हैं, तो यहां क्या है? 8 बज रहे हैं। यहां स्कूल की घंटी बजती, यहां वाले लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, समय उसका इसमें डिफरेंस हो गया ना। अब आप देखिए परीक्षाएं भी एक ही समय होती है पूरे भारत में। पता चले अरुणाचल प्रदेश में तो पेपर खुल गया, यहाँ वाले इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सब 2 घंटे का अंतर है ना, तो इसका मतलब इस 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए दोनों का बीच का समय रखा। और जैसे यदि आप यहां देखें तो कितना समय होगा? 9 AM, यही तो होगा इसके अनुसार। इधर 10, इधर 8। अब भी दोनों के समय में कितना अंतर हो गया? 1 घंटा। जबकि ये 9 है, जबकि वास्तव में यहां समय कितना है? 10। यहां भी 9 है, लेकिन वास्तव में समय कितना है? 8। जब आप देखना कभी यदि क्रिकेट देखते हो, तो जब गुवाहाटी में मैच शुरू होगा तो आप देखेंगे तो लगभग 8:30 के आसपास शुरू हो जाएगा, जब डे मैच होता है। और जब अहमदाबाद में मैच शुरू होगा तो 9:30 शुरू होगा। भारत तो एक ही है, और जो डे मैच है उसका निर्धारित समय है कि दिन दिन के अंदर मैच पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन यहां तो शुरू होता है 8:30 बजे, और यहां शुरू होता है 9:30 बजे। कितना अंतर हो गया? अभी भी 1 घंटे का अंतर है। ठीक, तो अब लिखना आगे इसमें। कोई समय में तो कंफ्यूज नहीं है? चलिए लिखना, भारत का मानक समय देशांतर, स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच माध्य समय से, GMT, जो ग्रीनविच माध्य समय से इसको लिखा जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ये ध्यान रखना, 5 घंटा 30 मिनट। मोबाइल वगैरह में आप देखते होंगे GMT प्लस 5.30, 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय है। ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से 5.5 घंटे, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। क्यों आगे है? देखिए आपको ध्यान आए, जब पहला चित्र बनाया आज का अपन ने, तो उसमें लिखा कि ग्रीनविच रेखा से भारत किधर है? पूर्व, ऐसा ही बनाया था। और ये मैं आपके सामने ये 0 डिग्री, इसको क्या लिख दिया? ग्रीनविच।
ये भारत के पूर्व में है। फिर पूर्व से इधर चले 1 2 3 4 5 और भारत की शुरुआत हुई तो कहाँ है 68, फिर 69 70 71 72, यहाँ कहाँ पहुंचे 82.5 और फिर यहाँ पहुंचे 97। इसका मतलब पूर्व की तरफ देशांतर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इस 0 से लेकर 82.5 के बीच में अंतर कितना 82.5, 1 से चले 82.5 और 82.5 और 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट 4 मिनट, इससे गुना कर दें 330 मिनट। 82 गुना 4 मिनट 328, आधा डिग्री में कितने मिनट 2 मिनट, 328 और 2 330 मिनट। और इसको यदि 60 से जब अपन भाग देते हैं तो पता चलता है 5 घंटे और 30 मिनट, यही आएगा। अब मैं ये कहूं कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, कितने बजे 12 बज रहे हैं, तो बताइए भारत में क्या समय होगा 5:30, कब के, सुबह के शाम के, शाम के, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। आपको ध्यान हो यहाँ 8 लिखा तो यहाँ क्या लिखा 10, समय बढ़ रहा था, तो यहां से समय बढ़ता है तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 5:30, 5:30 हो गई, चाय बना लीजिए, समय हो गया टी का है, आप ये समझ लें। इसका मतलब 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से भारत का समय क्या है आगे है, यही लिखा है अपन ने 5.5 घंटे आगे। अच्छा, ये एक्चुअल में निर्धारण ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व का ऐसे ही किया है। जब ग्रीनविच रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत सूर्य होता है, 90 डिग्री के कोण पे होता है, तब उसको कहा गया कि ये 12 बज रहे हैं। और जैसे मैं आपके सामने कहूं कि एग्जैक्ट जब इस 82.5 डिग्री पर सूर्य सीधा लंबवत होगा तब अपन कहें ये वास्तव में यहां का समय है उसके अनुसार। जबकि अपन जैसे ये देखेंगे ना, जैसे जयपुर में, तो जयपुर में जब ठीक 12 बजेंगे उस समय अपन कहें 12 जयपुर में नहीं बजेंगे वास्तविक रूप में, 12 तो कहां बज रहे हैं, लेकिन जयपुर तो इधर है। इसका मतलब वास्तव में जयपुर में अभी 12 बजने में कुछ समय बाकी है। इसका मतलब ठीक 90 डिग्री के कोण पे सूर्य अपने नहीं होगा। एग्जैक्ट में जिस देशांतर पर सूर्य लंबवत होता है वो उस स्थान पर दोपहर के 12 बजते हैं, जिसको लोकल टाइम कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं उस देशांतर का। और प्रत्येक देशांतर का स्थानीय समय अलग अलग है। कितने टाइम का अंतर है 4 मिनट का। तो ये अपन ने देखा है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। हाँ, नहीं, वो 180 होते हैं। क्यों होते हैं 180? क्योंकि देशांतर हैं वो अर्धवृत्त हैं और अक्षांश पूर्ण वृत्त हैं। यदि 180 हैं वो पूर्ण वृत्त है, उनको काट के डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 180 का दुगना कितना हो जाएगा। तो अक्षांश पूर्ण वृत्त हैं, देशांतर आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। ठीक, अब लिखना आगे इसी में, ये 5 राज्यों का नाम कोई लिखा है? लिखे तो भारत का मानक देशांतर, भारत का मानक देशांतर का निर्धारण भारत का मानक समय का मानक देशांतर का निर्धारण उत्तर प्रदेश में नैनी स्थान से किया गया है। नैनी, उत्तर प्रदेश में नैनी स्थान से किया गया है। और ब्रैकेट में लिख देना, आजकल तो इसका नाम हो गया प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम बदल दिया है ना, प्रयागराज और या फिर मिर्जापुर, ये जिले के नाम हैं।
प्रयागराज के पास मिर्जापुर में एक स्थान है नैनी, तो मूल स्थान तो क्या है? नैनी। ब्रैकेट में दे प्रयागराज मिर्जापुर लिखना। ये भारत के 5 राज्यों से मानक देशांतर जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, डैश करके लिख देना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। और इसी से अपन के भारत में समय का निर्धारण करते हैं। आगे लिखना। भारत के पूर्व व पश्चिम, भारत के पूर्व व पश्चिम, और ब्रैकेट में लिखना अरुणाचल प्रदेश व गुजरात। भारत के पूर्व व पश्चिम, तो पूर्व में तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। भारत के पूर्व व पश्चिम या अरुणाचल प्रदेश व गुजरात, पूर्व व पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। यानी 2 घंटे का ये समय अंतराल है, जबकि दोनों के बीच का अपन ने माना है। आगे लिखना, नेक्स्ट पैरा चेंज करके। भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को उष्ण कटिबंध, जो भारत को उष्ण कटिबंध, ब्रैकेट में लिखना दक्षिणी भाग, यानी कर्क रेखा से ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये तो कौन सा कटिबंध हुआ? उष्ण कटिबंध। जो भारत को उष्ण कटिबंध दक्षिणी भाग व शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी भाग, जो भारत को उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है। 2 कटिबंध में निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो भारत को उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है। और ये अपन कहें जो इससे ऊपर का जो पार्ट है, लगभग 30 डिग्री वाला जो शीतोष्ण का भी उपोष्ण भाग होता है, तो कहीं शीतोष्ण नहीं मिले तो इसमें आप लिख लेना या उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण, ऐसा भी लिख सकता है। कोई सा भी नाम आए, सबका तात्पर्य एक ही है। सही मायने में मोटे तौर पे कटिबंध 3 ही हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। लेकिन शीतोष्ण के और भी भाग हैं, तो उन शीतोष्ण वाले भाग में देखा जाए तो भारत का जो पार्ट है वो अधिकांशतः किसका हिस्सा है? उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, उष्ण के समीप का भाग, इसलिए इसको उपोष्ण कह दिया। या कोष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण का वह भाग जो अपन के गर्म है,
उसको कौष्ण शीतोष्ण भी कहा जाता है। आगे लिखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, मैं पश्चिम से लिख रहा हूं आपके सामने, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, यदि क्रम के रूप में देखेंगे तो क्रमशः आप देखिए इधर अपन के ये 1 नंबर पे तो कौन सा राज्य है? गुजरात। और थोड़ा सा भाग अपन के यहाँ है राजस्थान, डूंगरपुर से छूते हुए, बांसवाड़ा से होते हुए और फिर अपन के राजस्थान। फिर आप देखेंगे तो 3 नंबर पे क्या आएगा? मध्य प्रदेश, ये एमपी है। एमपी को यहाँ लिख दिया 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे देखेंगे तो फिर है छत्तीसगढ़, ये 4 नंबर पे छत्तीसगढ़। और 5 नंबर पे बिहार से जो अलग हुआ राज्य है जिसका नाम है झारखंड। और 6 नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। और 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, फिर आ गया बांग्लादेश। और ये 7 नंबर वाला राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा। और ये लास्ट वाला 8 नंबर राज्य है मिजोरम। और फिर आ जाता है म्यांमार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्व से देखेंगे तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। और ये क्रम मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, जिसको गुजरात, तीर बना के राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और अंतिम मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, इसका प्रश्न भी जब भी आया तो अधिकांशतः जो प्रश्न ज्यादातर रहा वो जब भी देता है विकल्प में निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो 3 तो इनमें से देता है, 1 देता है बिहार। जबकि बिहार अपने को पता है इन 8 राज्यों में नहीं है। पहले बिहार था, अब बिहार से अलग राज्य क्या बन गया? झारखंड। अलग बनने के बाद बिहार राज्य से नहीं जाती, ये झारखंड से हैं। जैसे पुरानी पुस्तकें होंगी, बहुत पुरानी, जब अपन के ये 3 राज्य बने थे सन 2000 में, उससे पहले की बात है, तो उस समय बिहार आता था। तो ये 8 राज्य है। नेक्स्ट लिखें आगे। मानचित्र में भी लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्रम से। पूर्व से पश्चिम पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है। इस क्रम में भी इसका प्रश्न हो सकता है। लिख लिया? तो अब लिखिए आगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम, यह मुख्य भूमि, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे हैं अपन। अब लिखें भारत का दक्षिणतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु ग्रेटर, या जिसको लिखेंगे बड़ा,
ग्रेटर निकोबार का दक्षिणी भाग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये ग्रेटर या बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग है। ग्रेटर निकोबार का दक्षिणी भाग है। देखना, पूर्व में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट, इसी का दूसरा नाम है पैगमेलियन पॉइंट। पूर्व में इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट था, जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के प्रभाव से समुद्र में डूब गया, जलमग्न हो गया। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, या जिसको अपन पैगमेलियन पॉइंट कह रहे हैं, ये 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के पास समुद्र में एक भूकंप आया और उस भूकंप के प्रभाव से जो सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई और उससे अपन के कुछ सागर तली में परिवर्तन होने से ये पार्ट जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। तो अब इंदिरा पॉइंट तो पानी में डूब गया। अब अपन दक्षिणी बिंदु का नाम क्या लिखते हैं? भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेटर निकोबार या बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग। और इस बड़ा निकोबार या ग्रेटर निकोबार का ही दक्षिणतम भाग था, जिसका नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट। ठीक, यदि मान लो ऐसा आ जाए, इंदिरा पॉइंट ही आ जाए, पुस्तकों में पुरानी में इस तरीके से लिखा हुआ है और ये विकल्प नहीं मिले ग्रेटर निकोबार का बड़ा भाग, तो आप समझें वो इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। आगे लिखना, भारत का उत्तरतम स्थान, सबसे उत्तर, भारत के उत्तरतम स्थान, क्योंकि भारत का सबसे उत्तर का स्थान, भारत का सबसे उत्तर का स्थान इंद्राकोल, इंद्राकोल जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, पहले जम्मू कश्मीर में था, ये ध्यान रखें आप। भारत के उत्तर का स्थान इंद्राकोल, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगली लाइन में लिखना, भारत का सबसे पूर्व का स्थान, सबसे पूर्व, भारत का सबसे पूर्व का स्थान, भारत का सबसे पूर्व का स्थान किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में। यहां कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व का स्थान किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखना, भारत का सबसे पश्चिम का स्थान, भारत का सबसे पश्चिम का स्थान, भारत का सबसे पश्चिम का स्थान गौर माता, गुजरात में। सबसे पश्चिम का स्थान गौर माता, गुजरात। और अब एक लाइन नोट करके लिखना, ये तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात की। अब जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अलग है, तो नोट करके लिखना, भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि का
दक्षिणतम बिंदु मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। मुख्य भूमि का मेनलैंड का, इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु तब अपन कहीं बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग, लेकिन जब मुख्य भूमि लिखे तब आप समझ जाएं किसकी बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी। अब लिखिए आगे, इसी में देखिए, एक बार वापस मैप वाले भाग पे आए। देखिए, ये अपन कहे इंदिरा कॉल से लेकर और कन्याकुमारी, ये तो है उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर की लंबाई है। फिर आप देखेंगे इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, और ये अपन कहें 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। इसका तात्पर्य भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है। कितना विस्तार ज्यादा है? कितना विस्तार ज्यादा है, ये प्रश्न आ चुका है। और ये विस्तार ज्यादा तभी याद रह पाएगा यदि ये फिगर याद है, तो उसको निकाला जा सकता है, दोनों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। 281 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। एक बीचों बीच लाइन खींच दे, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो अब लिखना है इसके बारे में एक लाइन। देखना, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम का विस्तार वह पूर्व से पश्चिम का विस्तार वह पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2900, दोनों का अंतर दोनों का अंतर 4 में से 3 गए 1 बचे, 11 में से 3 गए 8, और अपन के 11 में से 2 गए तो 9 गए तो 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है। ये यदि दोनों लाइन ध्यान है तो आपसे ऐसा भी कह सकता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? और उसमें कहे भारत का पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है, तो कथन क्या है? सही है। या यूं कहें उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अपेक्षाकृत कम है, तो भी ये कथन सही है। और अंतर कितना है? तो ये दोनों अपने को फिगर याद रहे। लिख लिया इतना? नेक्स्ट लिखना आगे, भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़े स्तर पर स्थल भाग महाद्वीप होते हैं जिनका स्पष्ट सीमांकन होता है। ऐसे यदि महाद्वीप से कोई छोटा पार्ट जिसका स्पष्ट सीमांकन हो उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारत के उत्तर में तो यहाँ एक पर्वत है, और ये पर्वत कौन सा है? हिमालय। और हिमालय से ऊपर कौन सा देश है? चीन। तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, इसमें तो हिमालय पर्वत है। फिर इधर देखेंगे तो अराकान योमा पेगु योमा पर्वत से इधर म्यांमार, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इस वाले पार्ट में यहाँ एक पर्वत है हिंदुकुश, और हिंदुकुश पर्वत है ये अफगानिस्तान में। तो इधर तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। और इधर कौन सा देश है? बांग्लादेश। इधर अपन कहें पूर्वांचल वाले भाग में म्यांमार से अराकान योमा पर्वतों से अलग होता है, पूर्वांचल की पहाड़ियों से, ऊपर हिमालय पर्वत से, इधर हिंदुकुश पर्वत से। और नीचे अपन देखें तो सागरीय भाग से श्रीलंका से अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग है। तो ये जो भाग है यही कहलाता है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें 5 देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो एक ही देश थे। ये तो अपन 1947 में विभाजन हुआ है, और 1971 में फिर बांग्लादेश अलग बना है पाकिस्तान से। ये तो एक ही देश थे। और नेपाल और भूटान, अब वर्तमान में देखा जाए तो 5 देश हैं, और उस 5 देशों को क्या नाम दिया जाता है? तो डैश कर लिख देना। भारतीय उपमहाद्वीप लिखना, 5 देश आते हैं। 1 भारत, 2 भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश। 3 देश तो ये हैं। 4 पे नेपाल और 5 पर भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश? 5 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। ये तो उपमहाद्वीप की बात हुई। अब देखिए आगे, लिखना भारत की कुल, पैरा चेंज करके लिखना, भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। पहले जितनी है, आपने पहले कम पढ़ ली।
आपने कम पढ़ ली इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले भी यही थी, आज भी यही है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। कभी भी अपन के इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ? नहीं, उसको सीधा किया है, लाइन को सीधा किया है, टेढ़े मेढ़े भाग को, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। और 15,106 जो आप पढ़ते हो वो भी कुछ गाइडों में आता है। ठीक है, लेकिन अपने जो भारत सरकार के अनुसार यही है। ठीक, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखना, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, जिसको 7517 किलोमीटर भी पूर्णांक में लिख सकता है। भारत की कुल तटीय सीमा या समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर या 7517 किलोमीटर, ये कंप्लीट। और इसको चाहे आप लिख देना द्वीप समूह सहित। द्वीप समूह का तात्पर्य समझे? अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, इन द्वीप समूह की तटीय सीमा को जोड़ा जाए तो कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की, मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की मेनलैंड, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और ब्रैकेट में चाहे इसको लिख दें अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को छोड़कर, यानी इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दें तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। $6100 किलोमीटर है। हैं? तटीय सीमा वो जो समुद्र से मिली हुई हो, समुद्र से सीमा लगती हो। नेक्स्ट आगे लिखना, भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लिख दें इसको, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। हालांकि कुछ हैं, जैसे वास्तविक रूप में आज अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगती भारत की, लेकिन भारत का जो भाग कश्मीर वाला हिस्सा है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जो नाम दिया जाता है, और अब वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पार्ट के रूप में है,
उस वाले भाग पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है और उस वाले भाग से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। लेकिन अपन संपूर्ण भारत की जब बात करते हैं, संप्रभु भारत की, अब वो पार्ट पाकिस्तान के पास है, समय आने पर उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन के कितने देशों की बात करते हैं? 7 देश। और कितने राज्य हैं? 16 राज्य और 2, और ये 2 केंद्र शासित वो हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य से बने हैं। क्या बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले दोनों एक राज्य था, तो जब एक राज्य था और ये अलग नहीं थे, तब यहाँ राज्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। ये चेंज हो गया बस इतना। अब अपन के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से 17 राज्यों की जगह राज्य तो हो गए 16 और 2 केंद्र शासित हो गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे लिखना, भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है। समुद्री सीमा, तटीय सीमा का मतलब समुद्री सीमा लगती है। 9 राज्य हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। आगे लिखना, भारत के 2 राज्यों की तटीय व स्थलीय दोनों सीमा लगती हैं। यानी उभयनिष्ठ हैं ये। 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्र से भी लगती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्थलीय भाग से भी लगती हैं, और ये 2 हैं, एक गुजरात और एक है पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य, ये जो 16 राज्यों में भी शामिल हैं और ये दोनों राज्य इन 9 राज्यों में भी शामिल हैं, दोनों जगह शामिल हैं, इसलिए उभयनिष्ठ हैं, गुजरात व पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य अंतःस्थलीय सीमा वाले हैं। अंतःस्थलीय सीमा वाले हैं। अंतःस्थलीय का मतलब आंतरिक भाग में भूमि से घिरे हुए हैं, जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न समुद्र से लगती है, कोई से भी नहीं लगती। भारत के राज्य अपन कहें टोटल 28, 16 और 9 25, लेकिन ये 2 राज्य यहां भी हैं और यहां भी हैं, तो एक जगह से निकाल दें 23, और टोटल राज्य कितने? 28। 28 में से 23 गए तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय सीमा वाले हैं। और कौन से हैं? इसमें 1 नंबर पे लिखना हरियाणा, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे जो मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे जो बिहार से अलग राज्य बना झारखंड, और 5 नंबर पे जो आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जिनकी न तो समुद्र से सीमा लगती है और न अपन कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। कौन से राज्यों की तटीय सीमा लगती है? जो इधर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। और कौन से 16 राज्य हैं जिनकी 7 देशों से लगती है? इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।